आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में फिराक साहब द्वारा रचित जो गजल है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कल जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फिराक साहब की रुबाइयों को समझने का प्रयास किया था और उस पर कार्य किया था। आज हम लोग गजल को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा पाठ यानी कि गजल का परिचय। दूसरा बिंदु होगा गजल का सारांश। ये पूरी गजल में 10 शेर हैं, तो 10 शेरों का जो है अलग अलग जो है उस शेरों के हिसाब से उनका सारांश को हम लोग बिंदुवार क्रमवार देखेंगे, समझेंगे। और तीसरे बिंदु के रूप में गजलों की व्याख्या करेंगे एवं काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को अलग अलग देखेंगे। चौथा बिंदु होगा फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह से चित्रित किया गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा बिंदु होगा क्या फिराक की गजल वियोग श्रृंगार से संबंधित है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। छठवां एवं अंतिम बिंदु होगा क्या फिराक की गजल में प्रेम की दीवानगी व्यक्त हुई है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ का परिचय जो है हल्का फुल्का समझने का प्रयास करते हैं। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए गजल जिसमें 10 शेर हैं उनका क्रमवार जो है सारांश समझने का प्रयास करते हैं। क्रमवार होगा, ध्यान दीजिएगा। फिराक गोरखपुरी की यह गजल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। यद्यपि गजल का हर शेर स्वयं में स्वतंत्र अर्थ रखता है, फिर भी पूरी गजल में एक संगति है। आइए पहले को देखते हैं। इसमें फूलों की कलियों से नवरस छलकने लगा है, चारों ओर सुगंध फैलने लगी है। दूसरे शेर में देखिए, रात के सन्नाटे में तारे आंखें झपका रहे हैं, खुद सन्नाटा कुछ बोलता सा जान पड़ता है। तीसरा, कवि की किस्मत खराब है कि उसे प्रिय का प्रेम उपलब्ध नहीं है। चौथा, जो लोग कवि के प्रेम को लेकर निंदात्मक टिप्पणी करते हैं वे वास्तव में कवि को बदनाम करने की बजाय स्वयं बदनाम हो रहे हैं। पांचवें शेर का देखिए, प्रेम के कारण विवेकवान कवि को दीवानगी की हद तक जाना पड़ा है। छठवां, कवि के मन में विरह की पीड़ा भी है और दुनियादारी का लिहाज भी है, अतः वह अपने दर्द को चुपके रोकर प्रकट कर लेता है। सातवें में, प्रेम में भी प्रेमी की प्रकृति महत्व रखती है, जो जितना स्वयं को खो देता है वह उतना ही गहरा प्रेम कर पाता है। आठवां, कवि का हर एक शेर आंसुओं में डूबा हुआ है। दुनिया की चमक दमक के बीच उनकी शायरी और विरह वेदना को महसूस करना जरूरी है। नौवां, रात के सूनेपन में जब फरिश्ते गुनाहों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं तब कवि को शराब की महफिल में बैठकर अपनी प्रेयसी की याद आती है। 10वां एवं अंतिम, फिराक को
इस बात पर गर्व है कि उसकी गजलों में भी मीर की गजल का प्रभाव आ गया है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और गजलों की व्याख्या एवं इसके काव्य सौंदर्य को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे एवं विशेष देखेंगे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ जो है पूरे पाठ का या किसी भी गजल का एक ही होगा, इसलिए पहली दफा ही केवल संदर्भ बोलेंगे और उसके बाद प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष होगा। पुस्तक पर ध्यान दें। पहला शेर, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इसके प्रसंग को देख लें। इस शेर में फिराक साहब ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। आइए इस शेर की व्याख्या को देखें, समझने का प्रयास करें। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। आइए इसके विशेष को ध्यान दें। प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण है, बिंब योजना है और अलंकार संदेह है। रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। पुनः पुस्तक देखें दूसरे शेर को। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सबके में सन्नाटे कुछ बोले हैं। आइए इसके प्रसंग को देखें। इसमें शायर फिराक साहब ने रात के तारों का सौंदर्य वर्णन किया है। इसकी व्याख्या को देखें। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। आइए अब इस शेर के विशेष को देख लेते हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है। उर्दू शब्दावली है। पुनः पुस्तक देखें तीसरे शेर को। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। आइए इसके प्रसंग को जान लें। फिराक साहब ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को
देखकर झल्लाती है। आइए इस शेर के विशेष को देखें। निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। गजल छंद है, हम कहना उर्दू की पहचान है। पुस्तक में चौथे शेर को देखें। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। इसमें फिराक साहब ने निंदकों पर प्रहार किया है। इसकी व्याख्या को समझते हैं। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। आइए इस शेर के विशेष को देखें। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है, भाषा में प्रवाह है। पांचवें शेर को देखें। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदू रुस्तिये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। आइए इसके प्रसंग को देखें। इस शेर में फिराक साहब ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नजरों में पागल होता है। आइए इस शेर के विशेष को देखते हैं। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है। गजल छंद है। छठवें शेर को देखें। तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। आइए इसके प्रसंग को समझते हैं। इसमें फिराक साहब ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूं और चुपचाप अकेले में रो लेता हूं। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। आइए इस शेर के विशेष को देखते हैं। कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गजल छंद है और वियोग श्रृंगार रस है। पुस्तक में सातवें शेर को देखें। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आइए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। इस शेर में फिराक साहब ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। इसकी व्याख्या को समझेंगे। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना
अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। आइए इस शेर के विशेष को देखते हैं। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे पैठ। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है। पुस्तक में 8वें शेर को देखें। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसके प्रसंग को देखें। इसमें फिराक साहब ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया है। इसकी व्याख्या को करने का प्रयास करें। आइए, कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। आइए इस शेर के विशेष को देखते हैं। कवि ने पीड़ा को काव्य के सृजन का आधार बताया है। बच्चन जी ने भी कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मोती रोले बीड़ा को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है। 9वें शेर को देखें। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। इस शेर में फिराक साहब ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। आइए इसके विशेष को समझते हैं। विरहावस्था का सुंदर चित्रण है। अंजुमने मैं रिंदो गर्दों फरिश्ते बाबे गुनाह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार रस है। पुस्तक देखें। 10वां एवं अंतिम शेर। सबके फिराक जाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। आइए इसके प्रसंग को देखें। इस शेर में फिराक साहब अपनी ही शायरी पर मुग्ध है। इसकी व्याख्या करें। फिराक कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गजलों के शब्दों में हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। आइए इस शेर के विशेष को देखते हैं। कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गजल छंद है। उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ चुराना और अंतिम विशेषता गेयता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का चौथा बिंदु
फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिराक की गजल के प्रथम दो शेर प्रकृति वर्णन को ही समर्पित है। प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। कवि इस शेर को 9 रसों से आरंभ करता है। हर कोमल गांठ के खुल जाने में कलियों का खिलना और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना, संबंध सुधर जाना। इसके बाद कवि कलियों के खिलने से रंगों और सुगंध के फैल जाने की बात करता है। पाठक के समक्ष एक बिंब उभरता है, वह सौंदर्य और सुगंध दोनों को महसूस करता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज का विचारणीय 5वां बिंदु, क्या फिराक की गजल वियोग श्रृंगार से संबंधित है, समझने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग। फिराक की गजल प्रेम के वियोग पक्ष से संबंधित है। वियोग में प्रेमी अपनी प्रेमिका को की याद में रोता है और तड़पता है। उसकी आंखें आंसुओं से छलकती रहती हैं। इस गजल में यही विरह वेदना व्यक्त हुई है। प्रमाण स्वरूप इस शेर को देखें। तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। फिराक अपनी गजल में शेरों की चमक के पीछे अपने आंसुओं को ही मानते हैं। वे कहते हैं, आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोते हैं। आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु, क्या फिराक की गजल में प्रेम की दीवानगी व्यक्त हुई है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिराक की गजल में प्रेम की मस्ती और दीवानगी है। यह दीवानगी भीगी भीगी सुनी रातों में अपनी प्रिया की याद करते हुए व्यक्त होती है। आइए देखें। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि को दीवानगी के कारण रात का सन्नाटा भी बोलता हुआ जान पड़ता है। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सोच समझकर प्रेम की दीवानगी को अपनाया है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बददुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो गजल है उसको समझने का प्रयास किया। आपका ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर फिराक साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में कुछ शब्दार्थ पाठ के और एक आध दो तीन क्वेश्चंस हैं, वो आते रहेंगे जिनका लाभ आप सभी लोग उठाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही।